हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है, दैट इज बीएमबी 202। जो दूसरा पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये जो दूसरा पेपर है इसका प्रीवियस ईयर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसका डिटेल में सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का अगर आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पूरे 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, तो ये पूरा कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वो कहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाली हूं, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है, विजिबल है। तो ये क्वेश्चन पेपर है। तो आप जानते होंगे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए क्या होता है? सेक्शन ए देखिए, इसमें 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, 7 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, यानी सेक्शन ए पूरा 14 नंबर का होता है। ठीक है। आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है। एंड इसमें से 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। तो सेक्शन बी हो गया आपका 21 नंबर का। ठीक। आगे बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन इसमें क्या पैटर्न होता है? थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 दिया है, 1 करना है। चौथा 2 दिया है, 1 करना है। इसमें भी पांचवा 2 दिया है, 1 करना है। ऐसे ही छठा 2 में से 1, इसमें भी 2 में से 1। एंड हर क्वेश्चन क्या होता है? 7 नंबर का होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 7 नंबर का, 5 7 नंबर का। तो यानी पूरा सेक्शन सी आपका 35 नंबर का, 5 क्वेश्चन करने हैं एंड 7 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो 35 नंबर का होता है सेक्शन सी। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट होता है आपके क्वेश्चन पेपर का। ये समझ में आ गया? तो चलिए फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत लेंथी मत लिखिएगा, ऐसा ना हो कि सेक्शन बी सेक्शन सी के लिए समय ना बचे। तो 2-2 नंबर के हैं, तो 2-3 लाइन में काम चलाना है। ठीक है। मेन बातें जरूर लिख दीजिएगा, मेन बात ऐसा ना हो कि मेन बात ही चूक गए, तो जरूर मेन जो पॉइंट्स है वो इसमें आपको इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन क्या होता है ये आपको बताना है। जॉब डिजाइन तो ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जॉब डिजाइन क्या होता है। तो जॉब डिजाइन में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, टी डी आर, ये याद रखिएगा, टी डी आर। जॉब डिजाइन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, टी डी आर। देखिए नाम क्या है? जॉब डिजाइन, यानी किसी जॉब को डिजाइन करना है। यानी जॉब का टीडीआर मतलब है टास्क, उस पर्टिकुलर जॉब में टास्क क्या करना है, ड्यूटी क्या है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब अच्छे से डिफाइन करना। दिस इज जॉब डिजाइनिंग। किसी पर्टिकुलर जॉब को जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें डिजाइन करने का मतलब है कि उस जॉब में क्या टास्क है, क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब डिफाइन करना, ताकि जो एम्प्लॉय काम करे, उस जॉब पे काम करे, उसको क्लैरिटी रहे, वो इफिशियंसी के साथ काम कर सके। तो इसी को जॉब डिजाइन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, जॉब डिजाइन क्या है? ये वो प्रोसेस है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टास्क, एक मिनट पेन ले लेती हूँ, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू अ जॉब, ताकि क्या हो? एम्प्लॉय की इफिशियंसी इंप्रूव हो, एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन मिले, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो दिस इज कॉल्ड जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन मतलब क्या है? अ वे अ जॉब इज स्ट्रक्चर्ड, यानी कोई जॉब किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, इसी को कहा जाता है जॉब डिजाइन। मतलब किसी जॉब में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब डिफाइन करना। ठीक है। जॉब डिजाइन मतलब व्हाट वर्क इज डन, क्या काम करना है, हाउ इट इज डन एंड बाय हु, किसे करना है। तो ये सब डिफाइन किया जाता है जॉब डिजाइन में। ठीक है। तो दिस इज जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन में टीडीआर याद रखिएगा, टीडीआर, टास्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब। टास्क एंड ड्यूटी क्या होगी, वर्क मेथड क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिलेशनशिप विद अदर जॉब। तो ये चीजें सारी डिफाइन की जाती है जॉब डिजाइन में। ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये बातें आप लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एचआरडी एंड एचआरएम। ये जो एचआरडी एंड एचआरएम है, यूनिट 1 में का ही ये क्वेश्चन है।
एचआरडी एंड एचआरएम में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एचआरएम तो हमारे पेपर का नाम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। पेपर का नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मैनेज करना किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फोर्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फोर्स है उसको मैनेज करना, ठीक है। तो एचआरएम क्या है, इट इज मैनेजिंग पीपल, जितने भी लोग हैं वर्क फोर्स है उसको मैनेज करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, ये सारे काम करना, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये सब आता है एचआरएम में। जबकि एचआरडी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एम्प्लॉय से केवल काम ही नहीं कराना है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो इस पे काम होता है। तो एचआरडी बेसिकली फोकस करता है ऑन डेवलपिंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को डेवलप करना। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एसकेए, एचआरडी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये एसकेए याद रखिएगा। एसकेए मतलब स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी, एसकेए मतलब स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी। तो एचआरडी में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है इन डेवलपिंग द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की स्किल डेवलप हो, नॉलेज डेवलप हो, एबिलिटी डेवलप हो, इस पे फोकस होता है एचआरडी में। एचआरडी इस बात पे फोकस करता है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये देखिए लिखा है, एचआरएम इज अबाउट मैनेजिंग पीपल, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। एचआरएम क्या है, एचआरएम इज अबाउट मैनेजिंग पीपल, एचआरडी इज अबाउट डेवलपिंग पीपल, ठीक है। एचआरएम क्या है, ऑपरेशनल है, रूटीन है, जबकि एचआरडी क्या है, डेवलपमेंटल है, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है। एचआरएम में पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे फोकस होता है, एचआरडी में ट्रेनिंग एंड ग्रोथ पे फोकस होता है, ठीक है। तो ये थे तीन डिफरेंसेस बिटवीन एचआरडी एंड एचआरएम, ठीक। चले अगले क्वेश्चन पे। लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन है सेम नाम से, अकाउंटिंग मास्टर क्लास, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको ये पूरा कंटेंट, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो 8 सब्जेक्ट है, इसका पूरा कंटेंट आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एक बार चलिए मैं आपको एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ, कंटेंट दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे पहला ही कोर्स इस समय एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का है, ठीक है। मैं एक बार ये कोर्स ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो जब आप ये कोर्स ओपन करेंगे तो इसमें जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट है, इनके 8 ऐसे डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। 8 ऐसे फोल्डर बने हुए हैं। जैसे मैं आपको इसमें चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिखाती हूँ, ठीक। अब आप कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको 4 फोल्डर मिलेंगे। एक होगा नोट्स का, एक लेक्चर वीडियो का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक पीवाईक्यू का। मैं चलिए लेक्चर वीडियो का दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो इस सब्जेक्ट के जितने भी लेक्चर वीडियो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे ये एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का आपका पेपर है, चौथा पेपर है, ठीक है। उसका यूनिट 1, यूनिट 1, फिर यूनिट 2 का है, फिर इसके बाद यूनिट 3, 4 और ये 5, ऐसे करके पूरा आपको कंटेंट इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन है। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप भी किसी रीजन से कॉलेज नहीं जा पाए या लेक्चर रेगुलर अटेंड नहीं कर पाए, नोट्स नहीं रेडी हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें, ठीक है, तो आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं, ठीक। कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सवालों का जवाब मिलेगा एंड ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का चैप्टर है यूनिट 3, तो वहां से क्वेश्चन है कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है, दिस इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये एक ट्रेनिंग का मेथड है जहां पे एकदम वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है, वर्क प्लेस के जैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, वैसी ही मशीनरी वगैरह रखी गई है एंड वर्कर को वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग देके एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, मतलब वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है और वैसे इन्वायरमेंट में इसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो देखिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है, ये एक मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जहां पे एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब इन सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय काम के बारे में सीखता है लेकिन सिमुलेटेड यानी कॉपीड वर्क इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो क्लोजली उसी एक्चुअल वर्क प्लेस की तरह हो, ठीक, बट ये एक्चुअल वर्क प्लेस ना हो, उससे अलग एक जगह हो।
तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, वही सेम इक्विपमेंट रहते हैं जैसे आपको रियल जॉब में जैसे इक्विपमेंट वगैरह यूज करने वैसे ही रहते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे मेथड है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये वाली क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, इसे पूछा गया है कि व्हाट इज दिस, ये है क्या। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्रिटिकल इंसिडेंट यानी वो इंसिडेंट जो क्रिटिकल है, यानी जब एम्प्लॉय जो है या तो बहुत अच्छा बिहेवियर किया है या एम्प्लॉय बहुत बुरा बिहेवियर किया है, तो ऐसे इंसिडेंट को इवैल्यूएटर कंसीडर करता है इस मेथड में। ठीक है, ये क्रिटिकल इंसिडेंट जो टेक्निक है ये बेसिकली क्या है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उसकी बहुत सारी टेक्निक है, तो ये एक टेक्निक है। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक एक मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जिसमें जो इवैल्यूएटर होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है, जब एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा या बहुत बुरा बर्ताव किया हो, बहुत बुरी तरह से बिहेव किया हो, तो उसको रिकॉर्ड करता है एंड उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल में यूज किया जाता है। तो देखिए इवैल्यूएटर रिकॉर्ड एंड एनालाइज द वो एग्जाम्पल जिसमें जिसमें एम्प्लॉय ने एक्सेप्शनली गुड या बहुत पुअर बिहेवियर किया था ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, तो दिस इज क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डीए। डीए क्या होता है, डीए इज डियरेंस अलाउंसेस। ये कंपनसेशन मैनेजमेंट यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि डीए क्या होता है, डियरेंस अलाउंसेस क्या होता है। तो डीए जो होता है ना आपकी सैलरी का एक कंपोनेंट होता है। डीए को हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, एम्प्लॉय ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉय इन्फ्लेशन से कोप अप कर सके, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एंड जनरली गवर्नमेंट फॉर्म में होता है डीए दिया जाता है। ठीक है, डीए क्या है, महंगाई भत्ता। तो डीए कंपोनेंट होता है आपकी सैलरी का, जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो राइज कर रही है उससे कॉम्पैक्ट कर पाए, उसको मतलब मीट कर पाए। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो दिया जाता है बेसिक सैलरी के साथ, ताकि ये जो प्राइस राइज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इससे कोप अप कर सके। इसको डीए जो है ये एक सर्टेन परसेंट होता है बेसिक सैलरी का, आपकी बेसिक सैलरी का 5% 10% को डीए का कुछ सर्टेन परसेंट होता है, तो वहां से ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि यूपी गवर्नमेंट ने डीए बढ़ा दिया है, अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डीए मतलब बढ़ गया था, ठीक है, बढ़ाया गया था। वो इन्फ्लेशन के हिसाब से इसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है, तो दैट इज डीए, डियरेंस अलाउंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट कंपनीज ही देती हैं डीए, ये प्राइवेट कंपनीज भी, आप अगर अपनी सैलरी का बाइफरकेशन देखेंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी डीए देती है, उसमें सैलरी का जब बाइफरकेशन देखेंगे तो उसमें भी डीए रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है डीए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आउटलाइन द मेन पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम। जो एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम है इसका मेन पर्पस क्या है, तो एम्प्लॉय सेफ्टी ये है यूनिट 5 में, आपके सिलेबस में देखिएगा यूनिट 5 इज अबाउट एम्प्लॉय सेफ्टी। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेफ रहे, फैक्ट्री में काम कर रहा है एम्प्लॉय सेफ रहे, कोई मशीनों से कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, ये सब ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम चलाता है। तो पूछा जा रहा है कि उसका पर्पस क्या है, तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इंजरी ना हो, एम्प्लॉय की हेल्थ क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे। देखिए एम्प्लॉय ठीक ठाक रहेगा तभी तो काम करेगा, तो एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड रहे। प्लस कुछ लीगल कंप्लायंसेस भी है, लॉ है, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कि फैक्ट्री में ये बेसिक चीजें तो होनी चाहिए, जैसे फायर फाइटिंग जो डिवाइस होती है उनसे भी रिलेटेड बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, तो वो फॉलो करने होते हैं और ये अच्छी बात है। ठीक है, एंड ये जो एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम है इससे और क्या होता है, इसका पर्पज ये भी है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, खर्चा कम आएगा, एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे, मशीनरी को कम डैमेज होगा, एम्प्लॉय को कम डैमेज होगा, तो अल्टीमेटली खर्चा कम आएगा एंड एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्टअप रहेगा। एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम करेगा, एम्प्लॉय भी सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी सेफ्टी के लिए इतने सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉय भी सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोचता है, तो एम्प्लॉय भी मोरल उसका बूस्टअप रहेगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन सेक्शन ए का,
जो 2 नंबर का है वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? तो देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी इंडस्ट्री के अंडर में रिलेशन। अब किसके किसके बीच का रिलेशन? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब जो रेगुलेट कर रही हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर कंपनी को रेगुलेट करने वाली बॉडी रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड इसमें गवर्नमेंट लिखा है। गवर्नमेंट मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैनेज किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर, टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनका रिलेशन टॉप मैनेजमेंट के साथ एंड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनका रिलेशनशिप मैनेज रहे ताकि फैक्ट्री में आए दिन स्ट्राइक ना हो, लॉकआउट ना हो, दिक्कत ना हो। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मेंटेन रखे जाते हैं। ठीक है, वर्कर की जो जायज मांगे हैं वो सब पूरी करने की कोशिश करता है मैनेजमेंट ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो स्मूथ रहे, कोई स्ट्राइक वगैरह ना हो। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। मैनेजमेंट अच्छे रिलेशन बना के रखता है एम्प्लॉय के साथ, वर्कर के साथ। तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में पार्टीज कौन कौन सी होती है? आपके एम्प्लॉयर यानी टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉय यानी वर्कर, ट्रेड यूनियन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली बॉडी। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप मैनेज करना इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये था पूरा सेक्शन ए। 7 क्वेश्चन आए थे, 2-2 नंबर के थे। ठीक है, इसके आगे का जो पूरा कंटेंट है वो आपको मेरी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में मैंने डिटेल में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, तो आप उसके लिए मेरी एप्लीकेशन रेफर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।